नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से हम हाजिर हैं मैगज़ीन अप्रैल 2023 के साथ। और उसमें हम राजनीति राज व्यवस्था एवं शासन से ही, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से ही हम सुर्खियां पढ़ रहे हैं। और 1.8 संक्षिप्त सुर्खियों में पहली हैं ग्रामीण शहरी क्षेत्र, रूरल अर्बन एरियाज। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह परिषद ने भारत में ग्रामीण शहरी क्षेत्रों की परिभाषा में बदलाव करने का सुझाव दिया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, इकोनॉमिक परिषद को काउंसिल कह देंगे, सलाहकार को क्या कह देंगे, एडवाइस। ठीक, इकोनॉमिक एडवाइस कमीशन, परिषद को काउंसिल, इकोनॉमिक एडवाइस काउंसिल, प्राइम मिनिस्टर, इकोनॉमिक एडवाइस काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर यानी EAC PM ने भारत में ग्रामीण शहरी क्षेत्रों की परिभाषा में बदलाव करने का सुझाव दिया है। EAC-PM यानी इकोनॉमिक एडवाइस काउंसिल ऑफ PM ने ग्रामीण और शहरी भारत क्या है शीर्षक से एक वर्किंग पेपर जारी किया है। आर्थिक सलाहकार परिषद प्रधानमंत्री की, उसने एक वर्किंग पेपर जारी किया है। इस पेपर में सुझाव दिया है कि ग्रामीण शहरी क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए सरकार को अधिक गतिशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अब गतिशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, उसमें ग्रामीण शहरी बस्तियों की वर्तमान परिभाषा जो है मैं बता देता हूँ। देखिए, वर्ष 2017 तक की स्थिति के अनुसार कोई भी बस्ती जिसे शहरी नहीं माना जाता है उसे स्वतः ग्रामीण मान लिया जाता है। शहरी बस्तियां दो प्रकार की होती हैं। प्रशासनिक रूप से शहरी बस्तियां, जनगणना के आधार पर शहरी बस्तियां। प्रशासनिक रूप से शहरी बस्तियां ऐसी बस्तियां होती हैं, ये बस्तियां जो शहरी स्थानीय निकाय यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज ULB द्वारा शासित होती हैं। इसके अलावा जनगणना के आधार पर शहरी बस्तियां ये ऐसी बस्तियां हैं जिनकी जनसंख्या 5000 से अधिक होती हैं, जिनकी 75% पुरुष जनसंख्या गैर कृषि क्षेत्र में कार्य करती हैं और जिनका जनघनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या से अधिक होता है। 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या इससे अधिक अगर कोई जनसंख्या घनत्व वाली कोई क्षेत्र है जिसमें 75% जनसंख्या कृषि आधारित कार्य नहीं करती है, इसके अलावा 5000 से अधिक जनसंख्या जो है वो मतलब उस इलाके की हो तो ऐसी को जनगणना के आधार पर शहरी बस्ती गिन सकते हैं। इसके अलावा बस्तियों की वर्तमान परिभाषा से संबंधित समस्याएं क्या है। देखिए, वर्तमान वर्गीकरण भारत में शहरीकरण की बढ़ती गति और विस्तार को शामिल करने में अपर्याप्त सिद्ध हो रहा है। वास्तविक शहरी क्षेत्रों में पंचायतें मानव संसाधन के मामले में सक्षम नहीं हैं। ग्रामीण प्रशासनिक पंचायतों को अर्बन लोकल बॉडीज में रूपांतरित करने की गति अत्यंत धीमी है। इस कारण सेवाओं की त्रुटिपूर्ण मानक लागू कर दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय सार्वजनिक पेयजल आदि पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। इकोनॉमिक एडवाइस काउंसिल PM द्वारा किए गए समाधान, पहला, ट्रिगर मैकेनिज्म अपनाया जाना चाहिए। इससे निर्धारित शर्तें पूरी करने के साथ ही ग्रामीण बस्तियां स्वतः शहरी बस्तियां बन जाएंगी। मंत्रालयों को ग्रामीण बस्तियों की परिभाषा निर्धारित करने के लिए जनगणना और बस्तियों से जुड़े उन अन्य संकेतकों का उपयोग करना चाहिए जो कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त हों। दूसरी सुर्खी है राष्ट्रीय दल का दर्जा, नेशनल पार्टी स्टेटस। चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के तहत चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश यानी चुनाव चिन्ह आदेश 1968 जो पार्टी में चुनाव चिन्ह को लेकर के ये नियम बना हुआ 1968 के तहत ECI द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राजनीतिक दल हैं, 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। तो 1968 के तहत अब ECI द्वारा मान्यता प्राप्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय चुनाव आयोग ECI द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राजनीतिक दल हैं। चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 राष्ट्रीय या राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए मानदंड निर्धारित करता है। वर्तमान में मान्यता प्राप्त 6 राजनीतिक दल में है भारतीय जनता पार्टी यानी कि
बीजेपी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी, बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी, आम आदमी पार्टी आप। बीजेपी, आईएनसी यानी कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा बीएसपी, इसके अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई, मार्क्सवादी पार्टी है ये, इसके अलावा नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी, और आम आदमी पार्टी पता ही है आपको। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया है। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस से वापस ले लिया गया है, एनसीपी यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से, इसके अलावा कम्युनिस्ट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई, एनसीपी और टीएमसी से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया है। निर्वाचन आयोग ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में तथा 2014 के बाद से फिर 21 राज्य विधानसभाओं में चुनावों में राजनीतिक दलों के प्रदर्शन की समीक्षा के बाद उपयुक्त निर्णय लिया है। 14 और 2019 के बाद किसी दल का राष्ट्रीय दर्जा कैसे निर्धारित किया जाता है? राष्ट्रीय दल के पास राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त होने के क्या लाभ हैं? सबसे पहला हमें ये समझेंगे किसी दल का राष्ट्रीय दर्जा कैसे निर्धारित किया जाता है। पहला, लोकसभा राज्यसभा चुनावों में वोट। उस दल को लोकसभा या विधानसभा चुनावों में 4 या उससे अधिक राज्यों में कम से कम 6% वोट प्राप्त होने चाहिए। इसके अलावा लोकसभा में उस दल की कम से कम उस दल के 4 सदस्य होने चाहिए। दूसरा, लोकसभा में सीटें। उस दल को कुल लोकसभा सीटों का कम से कम 2% प्राप्त होना चाहिए, और इन सीटों के उम्मीदवार कम से कम 3 राज्यों के होने चाहिए। कम से कम 2% कुल सीटों का उनको प्रतिशत मिलना चाहिए, और कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों के 6% वोट मिलने चाहिए। लोकसभा या विधानसभा चुनावों में दोनों में से किसी में भी मिल सकते हैं, ठीक है, दोनों में मिल सकते हैं। तो 4 या उससे अधिक राज्यों में कम से कम 6% वोट, 4 या अधिक राज्यों में 6% से ज़्यादा वोट मिले हैं तो राजनीतिक दल की श्रेणी में आ सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा लोकसभा में उस दल के कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए, ठीक। लोकसभा में कुल सीटों का 2% सीटें उनको प्राप्त होनी चाहिए, और उम्मीदवार कम से कम 3 राज्यों के होने चाहिए। उसे कम से कम 4 राज्यों में से एक राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, एक राज्य में सरकार उसकी होनी चाहिए, मतलब ये है। फिर से बता रहा हूँ किसी दल का राष्ट्रीय दर्जा कैसे निर्धारित होता है। पहला, लोकसभा राज्य विधानसभा चुनावों में वोट के आधार पर। दूसरा, लोकसभा में सीटों के आधार पर। और तीसरा है उसे कम से कम 4 राज्यों में एक दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, मतलब एक राज्य में उसकी सरकार होनी चाहिए, बात ये। तो देखते हैं सबसे पहले लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनावों में वोट के आधार पर कैसे तय होता है। तो उस दल यानी किसी भी दल की बात कर रहे हैं, उस दल को लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनावों में 4 या उससे अधिक राज्यों में 4 या 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, मिनिमम 4 राज्यों में ऐसा होना ही चाहिए। यानी 4 राज्यों में अगर उस पार्टी को 6% वोट प्रत्येक में मिले हैं या उससे ज़्यादा मिले हैं तो वो मतलब वोटिंग के आधार पर लोकसभा चुनाव, मतलब ये कह सकते हैं कि वो राष्ट्रीय दल बन सकता है, ठीक है। 4 या उससे अधिक राज्यों में 6% वोट प्राप्त होने चाहिए, कम से कम 6%, अधिक तो हो ही सकते हैं। लोकसभा में उस दल की कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए, ठीक है। मतलब ये है कि लोकसभा में उस दल के 4 सदस्य होने चाहिए, ठीक। सीटों के आधार पे देखें तो कुल लोकसभा सीटों का 2% प्राप्त होना चाहिए उस पार्टी को, ठीक। उस दल को कुल लोकसभा सीटों का कम से कम 2% प्राप्त होना चाहिए। इन सीटों के उम्मीदवार कम से कम 3 राज्यों से होने चाहिए। उसे कम से कम 4 राज्यों में एक राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अब देखिए राष्ट्रीय दल दर्जा मिलने के लाभ क्या हैं। पूरे भारत में इसके द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों को इसके आरक्षित चुनाव चिन्ह को अनन्य तौर पर आवंटित किया जाता है।
ठीक, मतलब अगर चुनाव किसी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल गया है तो पूरे भारत में इसके द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों को इसके आरक्षित चुनाव चिन्ह को अनन्य तौर पर आवंटित किया जाता है। ठीक, दूसरा फायदा ये होता है किसी उम्मीदवार का नाम प्रस्ताव करने के लिए केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है ताकि वह नामांकन दाखिल कर सके। एक व्यक्ति, ऐसा बता दे तो राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त होने के बाद में एक व्यक्ति, इसके अलावा अगर राष्ट्रीय दल का दर्जा नहीं है तो एक व्यक्ति से काम नहीं चल सकता। बात ये, आम चुनाव के दौरान आकाशवाणी दूरदर्शन पर प्रसारण की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसके अलावा ये अधिकतर 40 स्टार प्रसारक नामांकित कर सकता है, जबकि अन्य दलों को अधिक से अधिक 20 स्टार प्रसारक नामांकित करने की अनुमति होती है। मतलब ये है कि राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त होने के बाद में 40 स्टार प्रसारक नामांकित करता है और इससे पहले 20 स्टार ही नामांकित कर सकता था। लाभ बता देता हूँ फिर से, ध्यान दीजिए। पूरे भारत में इसके द्वारा खड़े किए उम्मीदवारों को आरक्षित चुनाव चिन्ह को अनन्य तौर पर आवंटित किया जाता है। दूसरा, किसी उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव करने के लिए केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है ताकि वह नामांकन दाखिल कर सके। तीसरा, आम चुनाव के दौरान आकाशवाणी या दूरदर्शन पर प्रसारण की सुविधाएं मिलती हैं। और चौथा, अधिकतम 20 स्टार प्रसारक की बजाय 40 स्टार प्रचारक शामिल करने की छूट मिलती है। मतलब 40 स्टार प्रचारक नामांकित कर सकता है। प्रचारक का मतलब प्रचार करने वाले व्यक्तियों को। अब हम समझते हैं राज्यपाल। और राज्यपाल अप्रैल 2023 में सुर्खियों में क्यों है। गवर्नर, तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से आग्रह किया कि राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने की उस समय सीमा को निर्धारित करे। हाल ही में तमिलनाडु जो राज्य है, उस तमिलनाडु राज्य ने एक प्रस्ताव पारित किया और केंद्र से ये दरख्वास्त की है कि वह एक समय सीमा निर्धारित करें। ऐसा तमिलनाडु राज्य ने किया है। इसके अलावा ये प्रस्ताव इसलिए पारित किया गया क्योंकि राज्यपाल ने लगभग 20 विधेयकों को अभी तक सहमति नहीं दी है। जब कोई विधेयक राज्य विधानमंडल से पारित किए जाने के बाद राज्यपाल को भेजा जाता है तो उसके पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं। पहला, वो विधेयक को अपनी सहमति देता है। ठीक, वह सहमति रोक लेता है। दूसरा, तीसरा है वो विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए यदि वह धन विधेयक नहीं है तो इसे राज्य विधायकों को लौटा सकता है। ठीक, हालांकि ये विधेयक संशोधन के साथ बिना संशोधन से फिर से पारित हो जाता है, राज्यपाल को अपनी सहमति देना अनिवार्य हो जाता है। ठीक, चौथा, ये वो विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। किसी विधेयक जब राज्यपाल के पास पहुंचा तो वो 4 तरीकों से उस पर मतलब एक्शन ले सकता है। पहला तो वो सहमति दे दे, दूसरा कि वो सहमति देने से रोक ले, चौथा राष्ट्रपति के लिए वो आरक्षित रख सकता है, और तीसरा ये है कि वो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। हालांकि वो ऑटोमेटिकली वापस आ जाता है और उस पर दूसरी बार में सहमति देना अनिवार्य हो जाता है। तो चौथी स्थिति यहाँ पर की गई है कि राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखा गया होगा या सहमति रोक ली गई है। मतलब ऐसे 20 विधेयक कम से कम तमिलनाडु राज्य के सामने आए हैं। तो तमिलनाडु राज्य विधानसभा ने राष्ट्रपति से निवेदन किया है कि वो एक समय सीमा निर्धारित करें। हाल के वर्षों में राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच संबंधों में निम्नलिखित मुद्दे उभर कर आए हैं। पहला, किसी विषय पर मतभेद होने की स्थिति में राज्यपाल और राज्य सरकार को सार्वजनिक रूप से किस तरह से संवाद करना चाहिए, इसके लिए प्रावधानों का अभाव है। मतलब जब भी राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच में कोई मुद्दा चर्चा करने योग्य है या स्थिति ऐसी है कि चर्चा होनी चाहिए, तो ऐसे में प्रावधानों का अभाव है जिसके तहत चर्चा या संवाद हो सकता है। उदाहरण के लिए हाल ही में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल राज्य की सरकारों को राज्यपालों के बीच में कटु और द्वेषपूर्ण संवाद देखा गया है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल राज्य सरकारों के बीच कटु एवं द्वेषपूर्ण संवाद देखा गया है। कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा आदि को लेकर राज्य प्रशासन पर नकारात्मक टिप्पणियां सामने आई हैं। संवैधानिक और वैधानिक भूमिकाओं के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं है। इस मामले में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की भूमिका विवाद का एक प्रमुख बिंदु रहा है। विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग भी मतभेद का एक प्रमुख मुद्दा रहा है। इसका एक प्रमुख उदाहरण विधायिका के सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय लेने में लगने वाला समय है।
राज्यपाल को पद से हटाने के लिए कोई लिखित आधार या प्रक्रिया का उल्लेख है नहीं, बात ये। और ये भी एक मुद्दा है जो राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच में उभर कर आया है। संवाद के लिए अभाव, मतलब संवाद के लिए कोई स्पष्ट प्रक्रिया का अभाव है। ठीक, उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में ऐसा चल रहा है मामला। इसके अलावा तमिलनाडु में भी और केरल में भी, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच में विवाद की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, द्वेषपूर्ण और कटु संवाद की स्थिति को देखा गया है। इसके अलावा राज्यपाल और राज्य सरकार के मध्य में जो स्थिति और मुद्दा उभर करके आया है वो है कानून व्यवस्था, राजनीतिक हिंसा आदि को लेकर राज्य प्रशासन पर नकारात्मक टिप्पणियां सामने आई हैं। कानून व्यवस्था को लेकर के, राजनीतिक हिंसा आदि को लेकर के राज्य प्रशासन पर नकारात्मक टिप्पणियां सामने आई हैं। राज्यपाल ने राजनीतिक हिंसा को, इसके अलावा कानून व्यवस्था को लेकर के राज्य सरकार को लताड़ा होगा। संवैधानिक और वैधानिक भूमिकाओं के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं है। संवैधानिक कौन सी भूमिका है और कौन सी वैधानिक भूमिका है, इसके बीच में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है। इस मामले में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति यानी चांसलर के रूप में राज्यपाल की भूमिका विवाद का एक प्रमुख बिंदु रहा है। मतलब संवैधानिक और वैधानिक भूमिकाओं के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं है और विश्वविद्यालय एक यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति यानी चांसलर के रूप में राज्यपाल की भूमिका का विवाद एक प्रमुख बिंदु रहा है। इसके अलावा विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग भी मतभेद का एक प्रमुख बिंदु रहा है। इसका एक प्रमुख उदाहरण विधायिका के सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय लेने में लगने वाला समय है और राज्यपाल को पद से हटाने के लिए कोई लिखित आदाब या प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। इसके अलावा अप्रैल 2023 में सुर्खियों में है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो अब हम कैट को समझते हैं, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। हाल ही में कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कैट के मेट में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या पर ध्यान दिया है। हाल ही में कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कैट में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या पर ध्यान दिया है। 31 दिसंबर 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार अधिकरण की अलग अलग पीठों में 80,545 मामले लंबित हैं। 31 दिसंबर 2022 तक अधिकरण की अलग अलग पीठों में 80,545 लंबित मामले हैं। इनमें से 1350 मामले ऐसे हैं जो पिछले 10 वर्षों से भी अधिक समय से लंबित हैं। कैट प्रक्रिया नियम 1987, कैट प्रक्रिया नियम 1987 के अनुसार जहां तक संभव हो प्रत्येक आवेदन पर उसके पंजीकरण की तारीख से 6 महीने के भीतर सुनवाई की जानी चाहिए और निर्णय लिया जाना चाहिए। कैट प्रक्रिया नियम 1987 के अनुसार 6 महीने के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए। लंबित मामलों के कारण क्या है देखते हैं। सबसे पहले तो कारण है सदस्यों की पर्याप्त संख्या की अनुपलब्धता। कैट की कुछ पीठें तो ऐसी है जो स्वीकृत संख्या 50% के साथ काम कर रही हैं। स्वीकृत संख्या मान लो 100 के हैं तो 50 के साथ काम करना पड़ रहा है, तो समय तो लगेगा ही। कैट द्वारा एडवांस केस इन्फॉर्मेशन सिस्टम को लागू करने पर विचार किया जा रहा है। ये सिस्टम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई की सुविधा उपलब्ध करेगा। साथ ही अधिकरण के कामकाज को पूर्णतया डिजिटलीकरण करेगा। ऐसे में सिफारिशें क्या है? कैट द्वारा पेंशन से जुड़े मामले, वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े मामलों और 10 साल से ज़्यादा पुराने मामलों का निपटान करना चाहिए। इसके अलावा अधिकरण में मौजूदा रिक्तियों को भरने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कैट है क्या। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, हेडक्वार्टर इसका है नई दिल्ली में। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? इसे संविधान के अनुच्छेद 323A के तहत 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के द्वारा स्थापित किया गया था। इसको अनुच्छेद 323A के तहत 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत स्थापित किया गया था।
इसका उद्देश्य क्या है? इसको स्थापित चलो 323 ए के तहत 1985 में कर दिया, लेकिन इसका उद्देश्य है संघ या अन्य प्राधिकरणों के मामलों के संबंध में लोक सेवाओं पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों और शिकायतों का न्याय निर्णयन करना। मतलब यह है कि संघ या उसके अन्य प्राधिकरणों के मामले में संबंध में लोक सेवाओं कोई भी दे रखी, मान लो पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती, अगर मान लो कोई भर्ती तथा सेवा की शर्तों से संबंधित विवाद कोई भी हो, शिकायत हो, उसका न्याय निर्णय करना कैट का उद्देश्य है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी कैट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाद यानी केस निर्णय करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखता है, ठीक, तथा सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है ये। इसके अलावा सरकार के 215 संगठनों को कैट के अधिकार क्षेत्र में लाने की अधिसूचना जारी की है। सरकार ने 215 संगठनों को कैट के अधिकार क्षेत्र में लाने की अधिसूचना जारी की है। भारत भर में कैट के 19 खंडपीठ यानी बेंच हैं और 19 सर्किट बेंच हैं। संबंधित उच्च न्यायालय चंद्र कुमार वाद में कैट के आदेशों के विरुद्ध अपील की जाती हैं। संबंधित उच्च न्यायालय में मतलब कैट के आदेशों के विरुद्ध अपील की जाती हैं। चंद्र कुमार वाद इसका एक उदाहरण है। इस तरह यह है कैट की जानकारी। संक्षिप्त सुर्खियों में अगली है न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी इन जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के रिकॉर्ड्स के डिजिटलीकरण को सुनिश्चित करने के लिए सभी उच्च न्यायालयों को निर्देश जारी किए हैं कि इनका उद्देश्य न्यायपालिका में दक्षता, प्रक्रियागत समानता, सहजता को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के अनुकूलन को बढ़ावा देना है। रिकॉर्ड्स के रूपांतरण के लिए सुप्रीम कोर्ट की ई समिति ने मानक संचालन प्रक्रिया यानी स्टैंडर्ड संचालन प्रक्रिया को प्रोसेस कर देंगे। संचालन को क्या कह दें? मानक संचालन प्रक्रिया के लिया गया है एसओपी। तो रिकॉर्ड्स के रूपांतरण के लिए सुप्रीम कोर्ट की ई समिति के मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी की है। इसके तहत सभी उच्च न्यायालयों को एवं डिजिटलीकरण सेल, न्यायिक डिजिटलीकरण रिपोजिटरी और एक मानकीकृत प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी के उपयोग की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए, महामारी जैसी स्थितियों में कार्यवाहियों को जारी रखने के लिए, लोगों को भागीदारी दरों में सुधार देने के लिए, इसके अलावा त्वरित एवं लागत प्रभावी न्याय वितरण सुनिश्चित करने के लिए, इसके अलावा न्यायालयों में लंबित मामलों को बोझ को कम करने के लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए, इसके अलावा न्याय को समान रूप से सुलभ बनाकर ग्रामीण शहरी अंतर को समाप्त करने के लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में इसमें आने वाली चुनौतियां क्या हैं? न्याय वितरण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कम करने में आने वाली चुनौतियां। डिजिटल डिवाइड इसमें एक प्रमुख चुनौती है। इसके अलावा लोगों में तकनीक जानकारी की कमी है। इसके अलावा आरंभिक पूंजी गहनता है और साइबर सुरक्षा का जोखिम भी इसमें एक प्रमुख चुनौती है। इस संबंध में आरंभ की गई अन्य पहलें, ई कोर्ट मिशन, ये न्यायपालिका के डिजिटलीकरण के लिए एक मिशन मोड परियोजना है। अदालत, पुलिस, जेल प्रशासन जैसे हितधारकों के बीच में डेटा और सूचना के निर्बाध हस्तांतरण को सक्षम बनाने के लिए इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS, इंटरऑपरेबल इंटरऑपरेबल आई का मतलब इंटरऑपरेबल, सी का मतलब क्रिमिनल और जे जस्टिस सिस्टम एस, ICJS इंटरनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की शुरुआत की गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स यानी कि फास्ट लॉन्च किया है। ये एक सॉफ्टवेयर है जो इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सुरक्षित रूप से न्यायालयों के आदेशों को तेजी से प्रसारित करता है। सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर यानी कि सुवास अंग्रेजी में दिए गए निर्णयों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करता है, सुवास। इसके अलावा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट भी सुर्खियों में है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट यानी कि भारत की जस्टिस रिपोर्ट जो है, न्याय से संबंधित जो रपट हैं वो सुर्खियों में क्यों हैं?
यह IJR का तीसरा संस्करण है। इस रिपोर्ट को टाटा ट्रस्ट ने जारी किया है। इसे सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, दक्ष, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी जैसे नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों के सहयोग से जारी किया गया है। इसको सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, इंडिया सोशल जस्टिस है तो सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, इसके अलावा दक्ष, इसके अलावा विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी जैसे नागरिक समाज संगठनों के साथ जारी किया गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, ये जो है रिपोर्ट प्रत्येक राज्य के प्रमुख न्याय वितरण तंत्रों जैसे न्यायपालिका, पुलिस, जेल, विधिक सहायता को क्षमतावान बनाने में उनकी प्रगति का आकलन करके रैंक प्रदान करती हैं। अब रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष मैं बताऊं, अगर न्यायपालिका से जुड़े, पुलिस से जुड़े, जेल से जुड़े, विधिक सहायता से जुड़े और राज्य मानवाधिकार आयोग यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC, तो SHRC जो राज्य मानवाधिकार आयोग हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग को शॉर्ट में हम कहते हैं SHRC, ठीक है, और नेशनल मानवाधिकार आयोग को हम कहते हैं NSRC। S का मतलब स्टेट है और N का मतलब नेशनल है, तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो राज्य मानवाधिकार आयोग। तो हम समझते हैं इस रिपोर्ट जो कि है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इसमें न्यायपालिका से जुड़े मामले क्या हैं। सिक्किम उच्च न्यायालय और चंडीगढ़ जेलों की अदालतों को छोड़कर कोई भी न्यायालय न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या के साथ कार्य नहीं कर रहा है। फिलहाल में चंडीगढ़ में तो आवश्यकता इसलिए क्योंकि हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तीनों के लिए है, इसलिए वहाँ तो निर्धारित संख्या अत्यावश्यक हो गई है। तो इसके अलावा सिक्किम जो है उसमें हाई कोर्ट जो है उनमें न्यायाधीशों की संख्या जो स्वीकृत होनी चाहिए उसके साथ वो काम कर रहे हैं। बाकी देश का कोई भी जिला जो है ऐसा बचा नहीं है। जिला न्यायालय स्तर पर कोई भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश न्यायाधीशों के अपने सभी SC, ST, OBC कोटे को पूरी तरह से नहीं भर सका है। उच्च न्यायालयों में SC, ST, OBC वर्ग के न्यायाधीशों पर डेटा उपलब्ध नहीं है। पुलिस इस रिपोर्ट से जुड़ी क्या बात बताती हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है इसका तीसरा संस्करण है ये, और टाटा ट्रस्ट ने इसको जारी किया है, ठीक। और ये रिपोर्ट क्या करती है, प्रत्येक राज्य में जो न्यायपालिका, पुलिस, जेल, विधिक सहायता यानी कि प्रमुख न्याय वितरण तंत्र जो हैं उनको क्षमतावान बनाने के लिए आकलन करते हैं, उसको रैंक प्रदान करती हैं। ऐसे में पुलिस से जुड़े इस रिपोर्ट में क्या आकलन किया गया है कि एक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश पुलिस में महिलाओं के लिए आरक्षित कोटे को पूरा नहीं करता है। एक भी ऐसा राज्य नहीं, एक भी ऐसा स्टेट नहीं है जो महिलाओं का आरक्षित कोटा पूरा कर सका है। केवल कर्नाटक ने पुलिस बल में SC, ST, OBC के लिए अनिवार्य कोटा भर लिया है। कर्नाटक में पुलिस से जुड़ा जो कोटा है वो भर गया है। उच्च न्यायालयों में SC, ST, OBC वर्ग के न्यायाधीशों पर डेटा उपलब्ध नहीं है। हाई कोर्ट में SC, ST, OBC में डेटा ही नहीं उपलब्ध है। और 19 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में शहरी पुलिस स्टेशन अपने समकक्ष ग्रामीण पुलिस स्टेशनों की तुलना में अधिक आबादी को सेवा प्रदान करते हैं। 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो शहरी पुलिस स्टेशन है वो अपने समकक्ष ग्रामीण पुलिस स्टेशनों की तुलना में अधिक आबादी को सेवा प्रदान करते हैं। जेल से जुड़े मामले देखें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और त्रिपुरा और मध्य प्रदेश को छोड़ करके, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मध्य प्रदेश को छोड़ दें तो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विचाराधीन कैदियों की संख्या 60% से अधिक हो गई है। विचाराधीन कैदी संख्या जो है 60% से अधिक है, इनको छोड़ दें स्टेट्स को तो। और ये रिपोर्ट क्या बताती है, वर्ष 2020-21 में 24 राज्यों में कुल कैदियों में केवल 5% कैदी ही शिक्षित है। मतलब 2021 में 24 राज्यों जो हैं उन 24 राज्यों में कुल कैदियों का 5% ही शिक्षित कैदियों की संख्या है। विधिक सहायता के बारे में रिपोर्ट क्या कहते हैं कि विधिक सेवा क्लिनिकों की संख्या 2020 में 14,159 से कम होकर के 2022 में 4,742 रह गई हैं। विधिक सेवा क्लिनिकों की संख्या जो है 2020 से 2022 में घटी हैं, 14,159 से 4,000 पे आ गई हैं। तकरीबन इन 2 वर्षों में 10,000 तक के क्लिनिक जो हैं उनकी संख्या, विधिक सेवा क्लिनिकों की संख्या घटी हैं।
लोक अदालतों ने 2021-2022 में 7,322 करोड़ रुपए मूल्य के मामलों का निपटारा किया है। राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में रिपोर्ट क्या कहती है कि वर्ष 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार 25 SHRC मतलब राज्य मानवाधिकार आयोग में 33,312 मामले लंबित हैं और सभी जब राज्य मानवाधिकार आयोग में औसतन 44% रिक्तियां पड़ी हैं। इसके अलावा अप्रैल 2023 में सुर्खियों में हैं प्रोमिसरी एस्टोपेल यानी कि वचन विबंधन का सिद्धांत, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोमिसरी एस्टोपेल। तो डॉक्ट्राइन है ये, इसका सिद्धांत है। इसका वचन विबंधन किसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अग्निपथ योजना से संबंधित एक सुनवाई में सिविल कार्रवाई के मामले में जो वादी है उसने न्याय में वचन विबंधन के सिद्धांत का हवाला दिया है। अग्निपथ योजना से संबंधित सुनवाई में वचन विबंधन का मामला जो है वो न्यायालय में, सिविल कार्रवाई में न्यायालय में आने वाला जो पक्ष है उस वादी ने वचन विबंधन को उजागर किया है। वचन विबंधन एक अवधारणा है जो संवेदात्मक कानूनों यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल लॉज के रूप में विकसित हुई हैं। यह सिद्धांत अनिवार्य रूप से वचनदाता को इस आधार पर समझौते से पीछे हटने से रोकता है कि कोई भी औपचारिक विचारण नहीं हुआ है। इसे एक वादी द्वारा समझौते के निष्पादन को सुनिश्चित करने या समझौते को पूरा करने में विफलता के मुआवजे की मांग हेतु करवाया जाता है। छगनलाल केशवलाल मेहता बनाम पटेल नरणदास हरिभाईवाद 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने एक चेकलिस्ट को सूचीबद्ध कर आदेश दिया था कि इस सिद्धांत को कब लागू किया जा सकता है। ठीक है, उसकी मतलब प्रोसेस बताई थी। इसके अलावा सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 भी चर्चा में है। सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी प्रदान की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसमें इंटरनेट पर पायरेटेड फिल्म कंटेंट के प्रसारण को रोकने के प्रावधान शामिल हैं। इसमें फिल्मों को यूए आधारित मौजूदा प्रमाणन की बजाय आयु वर्ग के आधार पर प्रमाणित करने का प्रावधान किया गया है। यू प्रमाणन सभी आयु वर्ग के सार्वजनिक प्रदर्शन से संबंधित हैं। ए प्रमाणन वयस्क व्यक्तियों के दर्शकों के लिए था और यूए प्रदर्शन जो है यूए प्रमाणन सभी आयु वर्ग के सार्वजनिक प्रदर्शन से संबंधित हैं, लेकिन 12 वर्ष से कम आयु बच्चों के लिए अभिभावकों की निगरानी में प्रदर्शन की अनुमति है। यू सभी आयु वर्ग के लिए, ए वयस्कों के लिए और यूए बच्चों 12 वर्ष से कम बच्चों पर जो है मतलब एक तरह से रिस्ट्रिक्शन यानी बाउंड लगाता है। एस प्रमाणन चिकित्सकों वैज्ञानिकों जैसे विशेष श्रेणी के दर्शकों के लिए ही है केवल। संशोधन के तहत 12 वर्ष के स्थान पर नए वर्गीकरण में यूए 7+, यूए 13+, यूए 16+ को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। यूए यानी अंडर एज। अब हम दूसरा पोर्शन शुरू करेंगे लेकिन बाद के किसी ऑडियो में।